अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी स्टैट्स 321 की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और ये वाला चैप्टर आपके कोर्स कंटेंट्स के दो टॉपिक्स को कवर कर रहा है, डाटा अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन, और सेकंड टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ टेबल एंड चार्ट्स। इससे पहले कि जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन तमाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और जिनको वो नोट्स नहीं मिले मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको कमेंट में उनका लिंक शेयर कर दूंगी। बिल्कुल फ्री नोट्स है, मेरे फेसबुक पेज या टिकटॉक के नए अकाउंट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आपने उनको देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे दो तरह की नोट्स हैं। एक ये वाले जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, और एक यहाँ पे डिटेल्ड नोट्स हैं जो थोड़े लेंथी हैं। और मैं आपको ये दोनों के दोनों नोट्स जो हैं इस वीडियो के अंदर रिवाइज करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी पेपर में पूछी नहीं गई, लेकिन आपको एज अ कंसेप्ट ये डेफिनेशन आनी चाहिए। इसको पढ़ते हैं, द रॉ डाटा अरेंज्ड एंड रिड्यूस्ड इनटू अ फॉर्म व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, रॉ का मतलब होता है ये वाला डाटा जो बिखरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये मैंने रैंडम डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसकी कोई तरतीब नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। अब रॉ डाटा को एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करना, उसके ज़रिए से कोई टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग डाटा की प्रेजेंटेशन करते हैं, डाटा की अरेंजमेंट करते हैं, और उस अरेंजमेंट के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और हम लोग अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, या तो उसके टेबल्स बना के, उसके ग्राफ्स बना के, उसके डायग्राम्स बना के, या उसके चार्ट्स बना के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं हम लोग डाटा अरे। ये जो है ये वाला अरेंज डाटा होगा। अब जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले आपके टेबल जो है ये भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। वो आपको रॉ डाटा दे देंगे और बोलेंगे कि इस रॉ डाटा का हमें टेबल बना के दिखाएं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आ चुके हैं, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे सैंपल के तौर पे, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपकी पेपर के हवाले से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि टेबल जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे टेबल के अंदर सब टाइटल्स होते हैं, रोज होते हैं, टाइटल, कॉलम, फुट नोट, सोर्स नोट। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा टेबल बना के दिया हुआ है कि हम लोग डाटा को टेबल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। टेबल में कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, फुट नोट्स होते हैं, और यहाँ पे कैप्शंस वगैरह दिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक रॉ डाटा दे दिया जाता है और क्वेश्चन में वो कह देगा कि इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस डाटा की आप करें। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आएगा तो आपने क्या करना है, आपने टेबल बनाना होता है उस डाटा का, और उसको क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड कर देना होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस विद देयर फ्रीक्वेंसीज। वो वाला डाटा जिसको हम लोग क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ अरेंज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दूसरे वाले नोट्स है, हमें उन नोट्स को भी रिवीजन आपको कराऊंगी। जब वाले नोट्स आप पढ़ेंगे तो उनमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी याद करने के लिए, और छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हमें एग्जामिनर एक डाटा देता है, एक रॉ डाटा, जैसे ये वाला डाटा था, इस फॉर्म में कोई डाटा देता है और हमें कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने डाटा को सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर के अंदर रखना है, और उसके बाद हमने उसकी क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो वो वाला डाटा जो टेबल की फॉर्म में है और उसके क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये वाला डाटा जो है ये फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग के डाटा को हम लोग किस तरह से फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक रैंडम डाटा दिया हुआ है, ये एग्जांपल है जिसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कि डाटा को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे एक रैंडम डाटा के एग्जांपल है, ये रैंडम डाटा आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, आपको बोलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाना है, उसमें हम लोगों ने क्लासेस के नाम लिख देने हैं,
ये वाला सारा डाटा आपने एक बार रीड आउट कर लेना है, आपको पता चल जाएगा इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो क्लासेस इसमें यहाँ पे आती है, झंग आती है, टोबा, लाहौर, फैसलाबाद, ये 4 शहरों के नाम इसमें दिए हुए थे, वो क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम लोग ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर हमें क्लासेस दी गई हो एक डाटा के अंदर और वो क्लासेस बार बार रिपीट हो रही हो और हमारे पास फ्रीक्वेंसी ना हो, तो वहाँ से हम लोग खुद भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, हम लोग टेबल के अंदर एक और यहाँ पे कॉलम बनाएंगे टैली का। टैली में हमने क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास दी गई है, जैसे यहाँ पे झंग दिया गया था, इसको जाके हम लोग टैली करेंगे अपने जो डाटा दिया गया है उसके अंदर। अब झंग यहाँ पे एक बार प्रोवाइड दिया गया है, दूसरी बार हम लोग पूरा डाटा रीड आउट करेंगे, और एक यहाँ पे झंग दिया गया है, तो 2 बार झंग दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 लाइन्स लगा देंगे और यही फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये ईजीएस्ट वे है, अगर हमारे पास कोई रॉ डाटा दिया गया हो या क्लासेस दी गई हो और हमें फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, तो हम टैली करके वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टोबा, जो है सेकंड क्लास हमारे पास दी गई है। आप टोबा को यहाँ पे टैली करेंगे, एक बार यहाँ पे टोबा आया है, दूसरी बार यहाँ पे टोबा आया है, तीसरी बार यहाँ पे टोबा आया है, तो 3 बार टोबा आया, तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी, इसको टैली कर लिया और यहाँ पे 3 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। सिमिलरली लाहौर और फैसलाबाद को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएं, तो आप इजीली कर सकेंगे। और आपके पास कोई भी मैथ की बुक है, उसके अंदर इसकी एग्जाम्पल्स दी होंगी, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंपल बार चार्ट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक डाटा दे दिया जाएगा और आपको एग्जामिनर बोलेगा कि इसका सिंपल बार चार्ट बनाएं। अब बार चार्ट बनाने से पहले हम लोग उस डाटा का टेबल ड्रॉ करेंगे, जिस तरह के हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया। अब यही वाली एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक एग्जाम्पल हमें एग्जामिनर ने प्रोवाइड की, उसने हमें राह डाटा दे दिया, उसने हमें बोला कि इस डाटा की आप लोग सिंपल बार चार्ट मुझे बना के दिखाएं। तो हम बार चार्ट बनाने से पहले क्या करेंगे, हम उस डाटा का टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टेबल जो है ये हमें ज़रूरत होती है इस टेबल की टू ड्रॉ दिस चार्ट। तो टेबल भी हम लोग क्लासेस ड्रॉ करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएंगी, तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपना बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो हम सिंपल यहाँ पे जिस तरह ग्राफ बनाते हैं उस तरह ग्राफ बनाएंगे। जिस तरह आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और एक आप लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे क्लासेस होती हैं। और आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को लिख देना है और यहाँ पे क्लासेस को लिख देना है। बहुत ईजी सा स्टेप है। क्लासेस को लिखने के बाद हम लोग ने टेबल की मदद से बार चार्ट बनाना है। किस तरह से, सबसे पहले देख लेते हैं। पहली क्लास हमारे पास आती है जंग, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो आपने यहाँ 2 पॉइंट पे जाके एक पॉइंट लगा देना है, उस पॉइंट जहाँ पे नीचे जंग लिखा होगा, और यहाँ पे आप लोगों ने एक बार जो है वो ड्रॉ कर देना है। अब ये जो बार है ये आप किसी भी विड्थ का ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये वाला बार मैं यहाँ से थोड़ा मोटा भी ड्रॉ कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं और बारीक भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो सिंपल बार चार्ट जो है इसकी यही बात है कि इसमें जो लेंथ है बार की, सिर्फ इसकी लेंथ मैटर करती है, लेकिन बार की जो विड्थ है वो मैटर नहीं करती। तो फिर आगे से आप अपने सिमिलरली टोबा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासेस में, तो आपने यहाँ पे देख लेना टोबा यहाँ पे है, और टोबा की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 फ्रीक्वेंसी है। तो आपने यहाँ पे जाके 3 के ऊपर एक पॉइंट लगा देना और यहाँ पे आप लोगों ने एक स्केल की मदद से बार जो है वो ड्रॉ कर देना है। और आप चाहे तो कलर्स भी लेके जा सकते हैं एग्जाम में, आपने बार को किसी भी कलर या किसी भी निशानी से फिल कर देना है। तो इस तरह से हम लोग ने बना दिया सिंपल बार चार्ट। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी ट्रिक यही है कि जब भी आपसे सिंपल बार चार्ट बनाने का बोलना है एग्जामिनर ने, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक टेबल ड्रॉ करना है जिस टेबल के अंदर क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज हो। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, सिंपल बार चार्ट हम लोग तभी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दी गई हो। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं तो तब हम लोग मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। अगेन मल्टीपल बार चार्ट भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको कहेंगे कि इसका जो है मल्टीपल बार चार्ट बनाएं। अब जो डाटा है वो ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, या इस तरह का ग्राफ प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने ये देखना है कि अगर ग्राफ के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर आप लोगों ने उसका सिंपल बार चार्ट ड्रा कर देना है, और अगर ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो आप लोगों ने उसका मल्टीपल बार चार्ट ड्रा कर देना है। अब देखते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट किस तरह से ड्रा होता है। हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, 4 क्लासेस हैं, और आगे फ्रीक्वेंसीज आप लोग को दी हुई है, 2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। मल्टीपल बार चार्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे झंग दिया गया है,
तो आपने अपने ग्राफ के अंदर झंग के पॉइंट पे आ जाना है और झंग में आके पहले मेल है तो ये 2 पॉइंट्स पे आता है, तो आपने 2 पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर फीमेल है, ये 1 पॉइंट पे आता है, तो आपने बिल्कुल उन दोनों लाइंस को एक साथ ही मिला के और इसको ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल इस तरह ही पहले आपने फ्रीक्वेंसी नंबर 1 को ड्रॉ करना है, फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 को, जिससे ये निशानी रहेगी कि जो लेफ्ट साइड पर ड्रॉ हुई हुई है ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये जो लेफ्ट साइड पर डिजाइन ड्रॉ हुआ हुआ ये आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर 1 का है, और जो राइट साइड पर ड्रॉ हुआ हुआ ये आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 का है। और दोनों फ्रीक्वेंसीज को, जो दोनों बार हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, इन दोनों बार्स को आप लोग ने डिफरेंशिएट करना है। आप चाहें तो डिफरेंट तरह के कलर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अगर ऑरेंज कलर इस तरफ में फिल करूँ इस वाले बार के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी ऑरेंज कलर ही फिल करूंगी मेल की फ्रीक्वेंसी के अंदर, और यहाँ पे भी ऑरेंज कलर ही फिल करूंगी। और आपने यहाँ पे छोटा सा टेबल बना के निशानी यहाँ पे लगा के दे देनी है, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि ये जो ऑरेंज वाला है वो यहाँ पे मेल था, और ये जो व्हाइट कलर का होगा या इसमें आप चाहे तो कोई और कलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पे पिंक कलर अगर ड्रॉ, यहाँ पे ग्रीन कलर अगर ड्रॉ करती हूँ तो ये जो ग्रीन कलर है उसको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपने ग्रीन कलर कर देना कि ये फीमेल है। तो आप कलर्स भी लेके जा सकते हैं, वरना जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक में लाइंस लगा दी है, एक में सर्कल्स बना दी है, आप उस डिजाइन के जरिए से भी इनके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट लाजमी करना है। और अगेन इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे पास आता है मल्टीपल बार चार्ट, ये भी सिंपल बार चार्ट की तरह ही विड्थ ऑफ बार डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ बार। आप चाहें तो इस बार की विड्थ जो है वो ज्यादा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस बार की विड्थ जो है वो बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल इसको बारीक सा भी बना सकते हैं, जितनी मर्जी विड्थ में आ लें। लेकिन जो आपका बार चार्ट है वो आपकी विड्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो आपका बार है इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कंपोनेंट बार चार्ट के ऊपर। आप लोगों ने स्टैट्स को जब भी समझना है, आप लोगों ने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है और साथ साथ आप लोग ने ड्रॉ करके देखना है। और बेहतर तब होता है अगर आप लोग उस चीज़ की 2-3 जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करें। तो अगर आपके पास कोई स्टैट्स की बुक है तो आप वो वाली पास बुक ज़रूर रखें जहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं ढेर सारी, ताकि आप उसको सॉल्व करें। तो मैं आपको जो दूसरे वाले नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, और वो वाली एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इसी वीडियो के अंदर। और अगर ये वीडियो लंबी हुई तो हम वीडियो के पार्ट 2 के अंदर उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स जो हैं चैप्टर 2 के हम लोग कवर इंशाल्लाह इन्हीं आज के दिन में ही इनको कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से चार्ट्स में से, कंपोनेंट बार चार्ट। अगेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऊपर वाले दोनों चार्ट हैं वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपको कोई भी डाटा दे दिया जाएगा, ऐसा डाटा जिसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हों, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का देने के बाद आपको वो कहने कि आपने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है। तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? अगेन हम लोग पहले एक ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी सारी जो क्लासेस हैं उनको लिख देंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर अपनी सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम लोग तरतीब से लिख देंगे। तो आप जब फ्रीक्वेंसीज को पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपकी 6 तक जा रही हैं। तो 6 से 7 या 8 तक हम लोग जहाँ तक फ्रीक्वेंसीज जा रही होती है हम लोग वहाँ तक जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की लाइनिंग में आना, आप नंबरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बारी आ जाती है हमारे कंपोनेंट बार चार्ट को ड्रॉ करने की। हमने जब भी कंपोनेंट बार चार्ट को ड्रॉ करना है तो हमने सबसे पहले इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसीज का एक और कॉलम जो है वो बना लेना है। टोटल फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बना लेने के बाद हमने इन दोनों टेबल्स को समझ लेना है कि यहाँ पे नहीं है मौजूद, और टोटल फ्रीक्वेंसी को के टेबल को ही हमने ड्रॉ करना है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आती है झंकी क्लास। इसके टोटल फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 3। तो हम लोगों ने झंग में जाना है और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे एक मार्क लगा देना है, और यहाँ पे हम लोगों ने स्केल की हेल्प से एक बार जो है वो ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टोबा। इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है 7, तो हमने नंबर 7 के ऊपर जाके निशान लगा देना है, और नंबर 7 के ऊपर आपने एक बार ड्रॉ कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसमें आपने ज्योमेट्री के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप लोगों ने स्केल लाजमी यूज करना है। फिर लाहौर आता है, तो इसके भी नंबर 7 है, तो आपने नंबर 7 पे लाहौर की जो क्लास है वहाँ पे जाके एक बार ड्रॉ कर देना है। फैसलाबाद है तो यहाँ पे नंबर 8 आता है। अब सेकंड स्टेप जो हमारा आता है वो हम लोगों ने कंपोनेंट बार चार्ट बनाने हैं, मतलब जो हम लोग बार बना चुके हैं ऑलरेडी उन बार्स के हम लोगों ने कंपोनेंट्स अब ड्रॉ करने हैं। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को नहीं देखेंगे, हम लोग मेल और फीमेल जो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हम लोग इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला नंबर 2।
तो जहाँ की जो फ्रीक्वेंसी थी इनमें नंबर 2 के ऊपर आके हम लोगों ने एक लाइन लगा देनी है और हमने इन दोनों जो हिस्से हैं बाहर के इनको हम लोगों ने अलग कर देना है। विद द हेल्प ऑफ कलर्स भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कलर्स लेके जा सकते हैं अपने एग्जाम में। और इस ऊपर वाले पार्ट में आपने कोई और कलर कर देना है और नीचे वाले पार्ट में आपने कोई और कलर कर देना है। अगर आप चाहें तो एक पार्ट में कलर कर दें और एक पार्ट को जो है वो खाली ही रहने दें। फिर आएगी यहाँ पे टोबा, इसकी जो नंबर 3 है, नंबर 3 पे आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इस तरह लाहौर में नंबर 4 पे एक लाइन लगा देनी है, फैसलाबाद में नंबर 6 पे लाइन लगा देनी है। अब लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी को और जो नीचे वाला पार्ट है हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेबल बना दिया और मैंने इन दोनों जो बार थे, बार के दोनों कंपोनेंट्स को मैंने कलर के जरिए से डिफ्रेंशिएट कर दिया या डिज़ाइन के जरिए से। नीचे वाले में मैंने डॉट्स लगा दिए, ऊपर वाले के अंदर मैंने ब्लू कलर कर दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने इन दोनों को, तो आपने ये वाली जो चीज़ है ना इसको आपने लास्ट में ड्रॉ करना है ताकि जो अगर एग्जामिनर जो है आपका ये चीज़ टेबल ना देख सकता हो तो उसको आपका चार्ट नजर आया, उसको पता चले कि जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस वाले डिज़ाइन की ये मेल की फ्रीक्वेंसी है इन फैसलाबाद, इन लाहौर, और जो यहाँ पे दी हुई है ये फीमेल की फ्रीक्वेंसी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट या सेक्टर डायग्राम। अगेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पास पेपर्स में तकरीबन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं ये सब आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और इनके जो पास पेपर हैं आपने उनको लाजमी सॉल्व करना है। आपने जब भी अपने पेपर की तैयारी करनी है आपने सबसे पहले पास पेपर्स को सॉल्व लाजमी करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने स्टैट्स की प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो है जो आपको वीडियो के लास्ट पे भी मिल जाएगी, वो ऐड की है। उस वीडियो में मैंने आपको इस जो कंटेंट्स है स्टैट्स 321 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। इसका मैंने आपको ऐसा 40% सिलेबस बताया है कि अगर आप 40% सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है वो वाला, तो आपका 90% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पास पेपर ज़्यादातर इसी 40% सिलेबस में से आए हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं सेक्टर डायग्राम। तो आपको एग्जामिनर जो है वो एक डाटा प्रोवाइड कर देगा, आपको बोलेगा कि इसका पाई चार्ट ड्रा करें। उसके अलावा आपको ये भी कह सकता है कि इसकी सेक्टर डायग्राम जो है वो ड्रा करें। ये वाला जो चार्ट होता है इसको हम लोग सेक्टर डायग्राम कहते हैं। इसको ड्रा करने के लिए आपको चाहिए होती है प्रकार। तो आपने जब भी एग्जाम के लिए जाना है स्टैट्स की, आपने प्रकार लाजमी लेके जानी है और इसको ड्रा करने से पहले आपने प्रकार की हेल्प से एक बड़ा सारा जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेना होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे और सेक्टर डायग्राम होती क्या चीज़ है। सेक्टर डायग्राम हमारे पास एक ऐसा चार्ट होता है, एक ऐसा गोल दायरा होता है जिसके अंदर 360 के एंगल जो है वो बने हुए होते हैं और उस एंगल को डिफरेंशिएट किया गया होता है। पाई चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जो एग्जामिनर है वो आपको दो तरह का डाटा प्रोवाइड करेगा, वो आपको क्लासेस और आपको फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करेगा। ये दो टेबल वो आपको प्रोवाइड करेगा और आपको बोलेगा कि आप इसका पाई चार्ट बना के दिखाएं। लेकिन फ्रीक्वेंसी और क्लासेस की मदद से हम लोग पाई चार्ट नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग को चाहिए होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF और हमें एंगल चाहिए होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दो जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो दी गई होती है एग्जामिनर की मदद से, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर एक और लाइन लगाएंगे, एक और कॉलम ड्रा करेंगे जो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हमारे पास जितनी भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं पहले हम इनका सिग्मा एफ निकालेंगे, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। हम इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद हमारे पास 40 आंसर आ गया। अब हम एक एक क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और आपने कॉलम बनाना है, उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे देनी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे हम बारी बारी। तो पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी ये हमारे पास 2 थी। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय RF। तो 2 को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 40 से, 2 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास 0.05 आंसर आता है। सिमिलरली आप लोगों ने ऐसे ही करना है, एक एक फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को आपने ये वाला फार्मूला लगा के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते रहना है। 3 को डिवाइड करेंगे 40 से तो हमारे पास 0.75 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे आप 40 से तो 0.25 आएगा। इस तरह सिमिलरली हम लोगों ने एक एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने सिग्मा एफ जो है टोटल फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करना है। आपने कैलकुलेटर भी एग्जाम में साथ लेके जाना है तो आपके पास RF की वैल्यू आ जाएगी। RF की वैल्यू हमारे पास इधर आ गई।
अब जो हमारे पास RF की वैल्यू आई है, ये सही आई है या गलत आई है, अगर आपने ये जानना हो तो इन तमाम की तमाम वैल्यूज को आप ऐड करके देख सकते हैं। अगर ये तमाम वैल्यूज ऐड होने के बाद आंसर 1 आता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ठीक आई हुई है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और यहाँ पे कॉलम ड्रा करना होता है, वो कॉलम आपने ड्रा करना है एंगल का। अब पाई डायग्राम के अंदर हम लोग एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, एंगल का ये फार्मूला लिखा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। तो अब आपको समझ आई है कि हम लोग ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो इसलिए हम लोग ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले फाइंड आउट किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली क्लास की थी 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ तो 18 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ 27 डिग्री आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को हम लोग बारी बारी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब अगर आपने देखना हो कि ये जो एंगल की वैल्यूज आई है ये ठीक है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सिग्मा ले सकते हैं। इन तमाम की तमाम वैल्यूज को आपने ऐड करना है। अगर तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो 360 के इक्वल आ जाएंगी तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ये जो कॉलम बना है ये बिल्कुल ठीक है। अगर इन तमाम को ऐड करने के बाद आपका आंसर 360 आता है तो उसका मतलब ये है कि जो एंगल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये बिल्कुल हमारी ठीक वैल्यू है। अब हम लोगों को ये एंगल की वैल्यूज का टेबल चाहिए होता है अपना जो पाई डायग्राम है, जो सेक्टर डायग्राम है, इसको ड्रॉ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए एंगल की वैल्यूज को देखते हुए हम लोग किस तरह से यूलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू भी करेंगे और आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरे साथ आना और इस वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इनके जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स को लिंक नहीं मिलता वो मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करें, और काइंडली मुझे पर्सनल मैसेज मत किया करें, मैं मैसेज नहीं पढ़ती, इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें जो पूछना होता है। मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, और काइंडली वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें।